इजराइल द्वारा लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हालिया युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित क्लस्टर म्यूनिशन के इस्तेमाल ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर भय, क्रोध और अनिश्चितता से भर दिया है। और ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उन तस्वीरों पर आधारित हैं जिन्हें द गार्जियन ने जांच कर 6 अलग-अलग हथियार विशेषज्ञों से सत्यापित करवाया, जिनके अनुसार वादी जिब्कीन, वादी बुरघूज और वादी देर सेरियान जैसे घने जंगलों वाले इलाकों में 155 मिलीमीटर M999 बराक ईतान और 227 मिलीमीटर राम ईतान जैसे नए प्रकार के क्लस्टर हथियारों के अवशेष मिले, जो साफ बताते हैं कि 2006 के बाद पहली बार इजराइल ने फिर से इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, और इस बार ऐसे सिस्टमों का जो हाल ही में विकसित किए गए हैं। और यही वो बिंदु है जो दुनिया भर के मानवीय संगठनों को चिंतित कर रहा है, क्योंकि क्लस्टर म्यूनिशन की प्रकृति ही ऐसी है कि ये किसी भी सैन्य या नागरिक लक्ष्य में अंतर नहीं कर पाते। एक बहुत बड़े क्षेत्र में सैकड़ों छोटे-छोटे घातक टुकड़ों को फैला देते हैं और फिर वर्षों तक अनफटे सब म्यूनिशन बच्चों से लेकर किसानों तक किसी भी आम इंसान की जान ले सकते हैं। तमर गैम्ब्लेनिक जैसे अभियानकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हर बार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव नियंत्रण से बाहर होता है। और लेबनान इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है, जहां 2006 में लगभग 4 मिलियन सबम्यूनिशन गिराए गए, जिनमें से करीब 1 मिलियन नहीं फटे, और उसके बाद से 400 से ज्यादा नागरिक इन बमों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी दर्दनाक इतिहास की वजह से 2008 का क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन तैयार हुआ, जिसे 124 देशों ने अपनाया, लेकिन इजराइल ने नहीं, जिससे वो कानूनी रूप से इसकी बाध्यता से बाहर रहता है। लेकिन हथियार विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित M999 और राम ईतान के अवशेष ये भी दिखाते हैं कि ये सिर्फ पुराना इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की कठोर सच्चाई है, क्योंकि M999 हर फायर में 9 सबम्यूनिशन गिराता है, जिनमें से प्रत्येक 1200 टंगस्टन टुकड़ों को तेज रफ्तार से छोड़ता है, और राम ईतान जैसा रॉकेट 64 सबम्यूनिशन को एक बड़े क्षेत्र में फैलाता है, जिसे इजरायली मीडिया ने किसी भी लक्ष्य को मारने वाली प्रणाली बताया। निर्माता कंपनियां दावा करती हैं कि इन हथियारों की विफलता दर बेहद कम है, लेकिन वास्तविक आंकड़े अक्सर इन दावों को झूठा साबित करते हैं। जैसे 2006 के M85 सबम्यूनिशन में दावा था कि फेल रेट 0.06% है, जबकि बाद की जांचों में ये लगभग 10% के आसपास निकला। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन साफ कहते हैं कि क्लस्टर हथियारों का कोई सुरक्षित उपयोग संभव ही नहीं, क्योंकि ये तकनीक ही इस तरह बनी है कि ये एक बड़े क्षेत्र को तबाह करती है और दशकों तक खतरनाक बनी रहती है। और इसी तरह के माहौल में ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार कमाल खराजी ने CNN को दिए इंटरव्यू में अमेरिका को साफ संदेश देते हुए कहा कि बल प्रयोग से ईरान को उसकी नीतियों से पीछे हटाया नहीं जा सकता, और चाहे संघर्ष किसी के साथ भी हो, ईरान पूरी तरह तैयार है, लेकिन साथ ही वह कूटनीति के लिए भी तैयार है। बस शर्त यह है कि वॉशिंगटन धमकी और दबाव की भाषा छोड़कर पारस्परिक सम्मान की नींव पर बातचीत शुरू करे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन से अब तक वही सम्मान ईरान को नहीं मिला। यही रणनीतिक तनाव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है, जहां रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 28 पॉइंट शांतिपूर्ण समाधान योजना को चुपचाप मंजूरी दी है, जिसे रूसी दूत किरिल दिमित्रियेव और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किया गया है, और जिसके तहत यूक्रेन को पूर्वी डॉनबास के कुछ हिस्सों को रूस को लीज पर देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कानूनी स्वामित्व यूक्रेन के पास रहेगा, लेकिन व्यावहारिक नियंत्रण रूस के हाथ में जाएगा। और इसके अलावा यूक्रेन की सेना को आधा करना, लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना, विदेशी सैनिकों की तैनाती पर प्रतिबंध, अमेरिकी सैन्य सहायता खत्म करना और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक दर्जा देने जैसी भारी शर्तें रखी गई हैं। हालांकि इस योजना की पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं की गई और बातचीत अभी औपचारिक नहीं हुई, किंतु यही जटिल भूराजनीतिक हलचलें उस समय और तीखी हो गईं जब क्रेमलिन ने एयरबस चेयरमैन रेने ओबरमैन के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्हें यूरोपीय देशों से रणनीतिक परमाणु हथियारों के निर्माण पर विचार करने को कहा था, क्योंकि रूस ने कालिनिनग्राड में इस्कंदर मिसाइलें तैनात की रखी हैं। पेस्कोव ने पूछा कि एयरबस का प्रमुख परमाणु हथियारों पर क्यों बात कर रहा है, और यह भी कहा कि यूरोप के कई लोग संयम खोते जा रहे हैं और उनके बयान तनाव को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तनावपूर्ण विश्व के बीच ट्रंप ने एक और दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खतरे को 350% टैरिफ की धमकी देकर रोका, और यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने उन्हें फोन करके संघर्ष रोकने की बात स्वीकार की। हालांकि इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। उधर पाकिस्तान में हालिया आत्मघाती धमाके के बाद सेना ने अफगान सीमा के करीब 2 अभियानों में 23 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और भारत पर इन समूहों की मदद करने का आरोप लगाया, जबकि भारत और अफगानिस्तान दोनों ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। लेकिन इन घटनाओं से यह साफ होता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष, आरोप प्रत्यारोप और तनाव एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जहां पिछले महीने ही सप्ताह भर की झड़पों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए और सीमा आज भी बंद है।
इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो दुनिया का हर मोर्चा किसी न किसी तरीके से अधिक अस्थिर, अधिक खतरनाक और अधिक अनिश्चित होता जा रहा है। चाहे वो लेबनान में क्लस्टर बम हो, मध्य पूर्व की कूटनीति हो, यूरोप की परमाणु बहस हो, एशिया के 2 परमाणु देश हो या रूस यूक्रेन युद्ध का चल रहा संकट, हर जगह तनाव, टकराव, अविश्वास और सैन्य दबाव का बोझ लोगों के दिलों में भारी होता जा रहा है। और इसी माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे उन फैसलों को कैसे रोकें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जख्म और बर्बादी छोड़ सकते हैं। और जनता के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये दुनिया एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रही है या हम इतिहास के उन्हीं काले चक्रों में फिर से उतर रहे हैं जहां हथियार, धमकियां और युद्ध ही संवाद की भाषा बन जाते हैं।